एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी जिसके तहत कोई भी बच्चा अब फेल नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। किसी वजह से अगर किसी बच्चे की शिक्षा बीच में छूट जाती है तो वो बच्चा फेल नहीं कहलाएगा। साथ ही भारत का एक एक गांव का गरीब से गरीब बच्चा कर पाएगा टेक्निकल पढ़ाई। ये कैसे संभव होने वाला है? ये संभव होने वाला है भारत सरकार की नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पे चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ है श्रीमती अनुराधा आहूजा जी, जिन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक में बीटेक किया है और मास्टर्स किया है इन्होंने मॉरिशस से सॉफ्टवेयर में। मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। मैम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इस पे चर्चा करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे, तो आप इसके विषय में बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। सुशील जी, अभी इंट्रोडक्शन में ही आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बताई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा किसी भी कारणवश, सोशल रीज़न से, इकोनॉमिक रीज़न से या किसी भी घर के परिवार की वजह से भी किसी भी बच्चे की पढ़ाई अब छूटेगी नहीं। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि एक तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है सबसे बड़ी बात इसमें। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा किसी भी स्टेज पे जब वो स्किल्स पढ़ता है, 21वीं सदी की कौशल बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है, जैसे उन्होंने कई बार कहा भी है, कि 21वीं सदी में रह के हम 20वीं सदी के कौशल से काम नहीं चला सकते। हमारी स्किल्स के लिए हमें 21वीं सदी की स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो वो इन बच्चों को 21वीं सदी की स्किल्स दुनिया के साथ चल रहे हैं तो वो शिक्षा नीति भी कुछ नया होना चाहिए उसमें। दुनिया के साथ चल रहे हैं, दुनिया से हम बहुत आगे भी चल रहे हैं। जी जी, लेकिन अभी उस आगे की जो दौड़ में, हमारी विकास की दौड़ में, हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अभी तक छूट गए थे, हम उनको भी बीच में शामिल करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चलिए बहुत अच्छा बताया। मैम ये जानना चाहेंगे कि ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब से प्रभाव में आया है और कब तक ये जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पे आ जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके विषय में बताइए। देखिए, इस पॉलिसी में बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया है। इसमें हमारे पंचायत के, हमारे ग्राम के, हमारे स्कूलों के बच्चों को, शिक्षकों को, बड़ों को, बहुत सारे सब तरह के वर्ग के लोगों को कई लेवल्स पे इन्वॉल्व करके उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस पॉलिसी में पहुंचा गया। फिर इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में लाके, आप यकीन मानिए, इसमें आप हैरान होंगे सुन के कि इस ड्राफ्ट को के फीडबैक हमें कम से कम 10-15 लाख लोगों ने हमें इस ड्राफ्ट का फीडबैक दिया और इसमें इसको अप्रिशिएट किया। इस फीडबैक के बाद हम सरकार इसको लाने का उन्होंने निर्णय किया है और ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की, बजट की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लाने की ज़रूरत है। आयोग बनेंगे, बहुत काम होगा। हमारे टीचर्स की भी एजुकेशन चेंज की जाएगी, बिकॉज करंट सिचुएशन की जो बीएड है उसमें ये एजुकेशन पॉलिसी में हमें थोड़ा टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलिसी में हम गुरु शिक्षा परंपरा को लाना चाहते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में था। हम अपने बच्चों को हमारी खोई हुई संस्कृति, यानी आपके अनुसार जो कहीं ना कहीं गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, उसको कहीं ना कहीं लागू किया जाएगा। और जो आपने कहा जैसे कि बीटेक में भी जो है, मतलब कहीं ना कहीं जो टीचर्स है उसके सिलेबस में भी चेंजिंग होंगे और कुछ नया आएगा और बच्चों का जो है उसमें भी चेंजिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने बच्चों में वो मॉरल वैल्यूज़ जो गुरुकुल में हुआ करते थे, कैसे हम अपनी जो खोई हुई संस्कृति है, हमारी पुरानी सभ्य संस्कृति है, जिसको हमारे कई कारणवशों से हमारे खो गई है, तो हम उसको रिवाइव करेंगे, उसको स्कूल की शिक्षा में, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वापस लाएंगे। बच्चों में वो मॉरल एजुकेशन दी जाएगी, उस लेवल की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो उसी गुरुकुल स्टैंडर्ड से पढ़े। आपको ध्यान होगा, हमने भी अपनी किताबों में, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि दूसरे कंट्री से हमारे देश में, हमारे गुरुकुल में लोग पढ़ने आते थे। जी जी बिल्कुल। इंडिया वॉज द लर्निंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी हम आगे हैं, लेकिन लर्निंग सेंटर से हम बहुत दूर हैं। तो उस गैप को अब कम करने के लिए इस नई शिक्षा नीति इस मंशा से बनाई गई है। और जिस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो ये बहुत क्लियर होता है कि हमारे जो गुरु शिक्षा परंपरा, हमारी संस्कृति,
हमारे लॉस्ट वैल्यूज़, उसको हम लॉस्ट वैल्यूज़ ही कहेंगे बिकॉज कहीं खो गए हैं, जी उनको जी रिवाइव मैम, करना। आपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा है, नई नीति जो आएगी, कहीं ना कहीं ये हमारे मातृभाषा में होगी, जो ये हमारे राजभाषा है, जैसे इंग्लिश या हिंदी में होगी, कि अलग अलग मात्र मतलब क्षेत्र के भाषाओं में होगी ये बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा है, जी। क्योंकि ये इस शिक्षा नीति का मेन मकसद है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेट करें, टेक्नोलॉजी सिखाएं, उनमें कंप्यूटर एजुकेशन दें, उनको कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल स्किल्स सब सिखाएं, लेकिन सहज तरीके से। हमने अपने बच्चों को बर्डन नहीं करना, हमने अपने बच्चों के भी जोर नहीं लाना भाई ये करना। जैसे अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसे रही है कि बच्चों को मार्क्स का बर्डन रहा है कि भाई कितने मार्क्स आए आपके, तो वो चीज़ अभी नहीं होगी। इसमें जो हम बच्चों को उनकी अपनी भाषा में सिखाया जाएगा, स्पेशली उसकी शुरू के समय में, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, और जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है, जो भाषा वो बोलता है उसमें सिखाया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको इंग्लिश से दूर नहीं रखना चाहेंगे। इंग्लिश हमारी बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड स्तर की भाषा है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया की भाषा का ज्ञान भी होना है, लेकिन अनुसार जो है आपका अनुसार जो मातृभाषा में उसका पहला विकास होना चाहिए। क्योंकि हम कई देश देख लेते, चीन, जापान, ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे देश है जिनकी शिक्षा जो उनके अपनी लोकल भाषा में है, और उन्होंने जो है उसका अच्छा मतलब उदाहरण पेश किया और बच्चे सक्सेस भी हुए। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा में जो बच्चों की शिक्षा होगी, ताकि जैसे कि अभी MBBS की पढ़ाई की बात हो गई है, वो भी पता चला है कि हिंदी में आ गई है, तो ऐसे ऐसे चीजें जो है, ताकि लोग इजीली जो है हम जो नेचुरल टैलेंटेड है बच्चे, उनको हम बाहर निकाल पाए। उनकी जो नेचुरल प्रतिभा है, प्रतिभा तो हमारे देश में भरपूर है। किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में देखिए, म्यूजिक में देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, प्रतिभा भरपूर है। लेकिन ये शिक्षा नीति वही प्रतिभा को उभार के, वही प्रतिभा को सही रास्ता, सही दिशा देके और सही उभारने का मौका देने के लिए बनाई गई है। क्योंकि हम इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट, वी विल एक्सपोज द चाइल्ड टू अ पूल ऑफ सब्जेक्ट्स। उसमें कई सब्जेक्ट्स में वो अपना मर्जी से सब्जेक्ट चूज करे, जिसमें भी उसका रुझान है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो भी स्किल्स या जो भी सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करेगा, उसमें वो जो भी क्रेडिट्स अर्न करेगा, वो क्रेडिट उसके डिजी लॉकर में जाएंगे। और इसमें मल्टीपल, दो चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगी। पहला कि इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, जिसमें जैसे आपने पहले कहा था कि इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर किसी वजह से उसकी पढ़ाई छूटती है तो वो दोबारा उसको रिवाइव कर सकता है, पहली बात। दूसरा, वो जो भी अर्न करेगा क्रेडिट्स हैव टू बी अर्न, उसको ही हैज टू अर्न दोस क्रेडिट्स। जो भी क्रेडिट अर्न करेगा वो उसके क्रेडिट बैंक में जाएगा, उसके डिजी लॉकर में जाएगा। यानी वो जितना भी शिक्षा ग्रहण कर पाते, पढ़ाई कर पाते हैं, वो लॉक हो जाएगा, और आगे की करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो जो है, वो जैसे कहते थे कि आपने पहले पढ़ाई छोड़ दी तो अब आप फेल कहलाओगे अगर कंटिन्यू नहीं हो, वो ऐसा सिस्टम नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी इसमें जो नीति में आया है, मैं उससे चर्चा करना चाहूँगा कि ये सेमेस्टर सिस्टम जो है, ऐसा तो कॉलेज में चलता है, 12th करने के बाद बच्चे करते 12वीं के बाद, उसमें सुना है कि स्कूल की में ये नीति लागू होगी, वो किस प्रकार होगी? इसमें बच्चा जब क्लास 9th में जाएगा जी, तो 9th, 10th, 11th, 12th जी, अब सेकेंडरी कहलाएगा। सीनियर सेकेंडरी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल सेकेंडरी ईयर्स, सेकेंडरी स्टेज कहलाएंगे। वो 4 साल में 4 साल का एग्जाम हम इकट्ठा नहीं लेने वाले। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक सब्जेक्ट एग्जाम हो 4 साल, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो हम बताया ना, जैसे कि बर्डन नहीं करना बच्चों को। तो ये 9th, 10th, 11th, 12th में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होगा, जिसमें हर 6 महीने में एग्जाम दिया जाएगा। द पर्पस इज टू रिड्यूस द प्रेशर। बच्चों को आसानी से, सहज तरीके से वो लर्निंग को एंजॉय करें। लर्निंग शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। हमने उनको लर्निंग करके ऐसे नहीं, बच्चे को डराना नहीं है, लर्निंग से ज़बरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि इसमें हमने बच्चे को इतने विकल्प दिए हैं कि जो नहीं पढ़ना चाहता, वो खेलना चाहता है, ज़रूर खेले। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि खेलने के लिए खेलना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब जो है 9वीं से 12वीं तक जो है वो 4 क्लास जो है 8 सेमेस्टर में बढ़ जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि NEP का भविष्य क्या है, उसके बारे में एक खास पॉइंट है। मान लीजिए अगर कोई कहते हैं कि ये शिक्षा नीति आ ही रहा है तो इसका विशेष लाभ क्या होगा, वो कुछ पॉइंट में आप बताइए। विशेष लाभ ये होगा कि देखो, एज अ पर्सन हर एक की स्ट्रेंथ्स हैं, हर एक की वीकनेसेस हैं। तो इफ़ यू बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ तो यू डू बेटर। जैसे मान लो किसी बच्चे की स्ट्रेंथ है स्पोर्ट्स, हम उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ो, तो ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, पढ़ाई उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो
वी हैव टू बिल्ड अप ऑन द स्ट्रेंथ। जब आप स्ट्रेंथ पे बिल्ड अप करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक्सेल करते हैं। आप जब अपने मनपसंद जिसमें आपका रुझान है आप करते हैं तो उसमें एक्सेल करेंगे। और इसमें प्रतिभा को उभारना और प्रतिभा को उसके विकल्प और देना, ये इसकी टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। जैसे कि बच्चा गाने में अच्छा है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म्स भी बनेंगे जब उसमें बच्चे एक्सेल को करेंगे। मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि एनईपी का भविष्य मतलब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस क्या है, किस तरह के शिक्षा पे विकास करना है, वो जानना चाहूँगा मैं। इसमें बहुत अच्छा सवाल है ये, किस तरह की शिक्षा, मतलब ये हर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी उसका पूर्ण तरीके से जो है विकास करना होगा, 360 डिग्री डेवलपमेंट। जी जी जी, चारों ओर से उसका डेवलपमेंट। अब चारों ओर से डेवलपमेंट का क्या मतलब है, हम उसमें डेवलप करेंगे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जी, हम उसमें डेवलप करेंगे उसकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और जब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब बच्चे को जो पढ़ाया गया है वो कहेगा कि ऐसा क्यों, वो दूसरे उसके और भी तरीके ढूंढेगा, तो ऑब्वियसली जब और तरीके ढूंढेगा तो ही विल कम आउट विद मोर इनोवेशंस, मोर इन्वेंशंस। एक काम करने का एक ही तरीका नहीं है और कई तरीके हैं। जब वो इस चीज़ को ढूंढेगा तो बहुत सारे इन्वेंशन निकल के आएंगे, इनोवेशंस निकल के आएंगे, और फिर उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे काम आती है, अपने पर्सनल लेवल पे, अपने प्रोफेशनल लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत काम आएगी। बिकॉज इस पे सारा, जब तुम डिसीजन लेते हो तो डेफिनेटली यू टेक रिस्क, यू बिकम बोल्ड, आप में वो फियर चले जाते हैं। कहते हैं कि हाँ, बिकॉज यू नो योर जॉब, आपको पता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही होगा। उसमें बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट भी करें, जनरली चेंज में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट यू नो योर जॉब, आपको पता है आप जो कर रहे हैं, बहुत कम लोग आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी। ये दोनों चीज़ें जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यानी आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, तो अब वो मौका नहीं कहने का मिलेगा आपको कि आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या किसी वजह से आप पीछे हट गए। अगर आप जिस फील्ड में बेहतर हो तो आपको स्कूल टाइम से गवर्नमेंट आपको मदद करेगी उसी फील्ड में बेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि नया जो शिक्षा नीति आ रहा है वो आके रेवोल्यूशन लाने वाली है और सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे और समाज में कुछ नया बदलाव आने वाला है। हम सभी आप इसका इंतजार करेंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इस शिक्षा नीति से क्या कुछ दुष्प्रभाव भी फैलेगा, कुछ नेगेटिविटी भी? क्योंकि अक्सर कुछ अच्छा होता तो कुछ 1% हम उसका बोल लेके भी चलते। क्या इस प्रकार का भी कोई है या बस प्लस पॉइंट ही है इसका? हर चीज़ का नेगेटिविटी भी होता है और प्लस भी होता है जी। तो नेगेटिविटी तब पता चलता है जब कोई भी चीज़ ग्राउंड पे आती है जी। जब वो चीज़ ग्राउंड पे आएगी तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत हो गए और कहाँ पे इम्प्रूव। ऐसा नहीं बोलना सही होगा कि कहाँ पे गलत हो गए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, सो वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट और कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव करें। और हम सबका एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य बनता है कि सरकार इतनी बड़ी रेवोल्यूशन, एकेडमिक रेवोल्यूशन लाना चाह रही है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर स्तर पे, शिक्षक के स्तर पे, बच्चों के स्तर पे, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट। एंड जब हमारी सपोर्ट मिलेगी, यूजर्स की सपोर्ट मिलेगी, हम यूजर्स हैं ना, हम शिक्षा नीति का फायदा उठाने वाले हैं, तो उनकी हम सपोर्ट करें, बजाय कि गलतियां निकालें, सपोर्ट करें। और जहां अगर कमी रह गई है तो उसको सुधार करने की हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कमी रह गई है, लेट इट कम टू द ग्राउंड। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी कोई राय है तो कमेंट में नीचे अपनी बात जरूर रखें ताकि अगले प्रोग्राम में आप अपनी बात जो है आपकी मैम तक रख सके और आपको जो है उसका जवाब मिल सके।